हेलो फ्रेंड, आज हम एक्चुअली अपने वीडियो सीरीज़ में नया वीडियो लेकर आए। ये बेसिकली अब कल के मार्केट, अब 2 दिन मार्केट बंद रहेगा तो उस पर नया होके ये फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है, ताकि आपको ऑप्शंस और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की समझ आ सके। ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली ना समझे जाने वाला कंसेप्ट है, और लोग ऑप्शंस को क्या सिंपल बाय और सेल की तरह पे यूज़ कर लेते हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसमें आप समझिए कि ऑप्शंस होते क्या हैं और इनको किस तरीके से इसमें एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का यूज़ होता है, और वॉलेटिलिटी क्या है और कैसे ये चीज़ फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सेल का बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और उससे उस ट्रेड से एग्जिट करेंगे, किस तरीके से आप एग्जिट करेंगे, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं अपना। ये मेरा पहला एजुकेशनल वीडियो। अभी तक जो मैंने वीडियो डाले हैं वो सारे डेली एनालिसिस पे डाले। अगर हम देखें तो हमारा आज का एनालिसिस जो था डेली, अगर आप देखेंगे, जो भी कोई भी इसे सुन रहा है, आप हमारे एनालिसिस को जाकर देखिए कि जो भी हमारा एनालिसिस है वो बिल्कुल सही निकला है अभी तक। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि उस दिन ये पूरी तरह गलत हुआ, जैसे कल हुआ था। अदरवाइज़ ये पिछले हम जितने भी 6-7 मैंने वीडियो डाले हैं वो सारे के सारे जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, मार्केट वहीं मूव करा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एजुकेशनल वीडियो जो ऑप्शंस एंड एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पे है। सबसे पहले डिस्क्लेमर यही है कि ये एक्चुअली आप इसके रिस्क को समझिएगा। जो इसके इस पर अभी ट्रेड करें, इसकी स्ट्रेटेजी वगैरह करें, यूज़ करें, तो आप अपने खुद के रिस्क पे कीजिए। ये बेसिकली ये तो कम्प्लीटली एजुकेशनल वीडियो है। इट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, और आपको समझ बनाने के लिए। अगर आप इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और मैं उसके आपके सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। ऑप्शंस क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ऑप्शंस एक तरीके का आप समझिए कि एक तरह का एक तरह का बंडल होता है। आपको किसी भी शेयर हो, जैसे कोई भी शेयर है या कोई भी स्टॉक है, मतलब शेयर मतलब स्टॉक, या इंडेक्स है, जैसे निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, ये इस तरह का इंडेक्स है। तो इसका एक एक कॉम्बिनेशन, एक बंडल जिसमें 10, 20, 50 एक साथ होते हैं, वो शेयर आपको दे दिए जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि ये इससे बढ़िया तो हम शेयर ही खरीद लें, क्या ज़रूरत है ऑप्शंस में हमें ट्रेड करने की। तो इसका जवाब ये है कि जब आप शेयर्स खरीदते हैं या स्टॉक्स खरीदते हैं, कुछ भी वैल्यू खरीदते हैं, जैसे निफ्टी के लिए निफ्टी 20 वगैरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ज़रूर लें, कोशिश करें। और अगर आप अपने ही किसी उस पर करें तो अपना रिस्क समझें। तो आप जैसे कि इंडेक्स वगैरह या कुछ भी निफ्टी 20 में जैसे इन्वेस्ट करें। अब होता क्या है कि जैसे आप कोई भी स्टॉक खरीदेंगे, तो जैसे मान लीजिए उसकी अभी वैल्यू है, जैसे रिलायंस का शेयर है, अभी मान लीजिए 1800 रुपीज़ का है अप्रॉक्सीमेटली। या चलिए कोई छोटा शेयर ले लेते हैं, जैसे टाटा मोटर्स का लेते हैं। टाटा मोटर्स बेस्ट एग्जांपल है। 100 रुपीज़ के लगभग शेयर है इस वक्त। तो अब 100 रुपीज़ का जो शेयर है, अगर आप इसमें टाटा मोटर के ऑप्शंस पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 3000-4000 शेयर्स आपको मिलेंगे। अब 3000 शेयर्स खरीदने के लिए आपको टाटा मोटर्स में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? लगभग 4500 होगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 लाख का एक क्राइटेरिया होता है इसमें। तो अगर आप 4000 शेयर्स खरीदते हैं टाटा मोटर्स के, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? जो अभी के हिसाब से वो लमसम इस तरीके से कि आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन ऑप्शंस में आपको वही 4000 शेयर सिर्फ 20,000 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है। 20,000 या 30,000 मान लीजिए मैक्सिमम, इतने में आपको मिल जाएंगे। ये इसका ये फ़ायदा रहता है कि अब आपने 30,000 में उतना शेयर्स खरीद लिए जितना आपको वैसे 3-4 लाख में मिलते। तो इसको जनरली क्या होता है कि एक तरीके से लो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कि आप कम पैसे में ज़्यादा लो पैसा बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, ये इसको हम समझेंगे आज की वीडियो में। ऑप्शंस को एक तरह से गेट रिच क्विक स्कीम के तौर पे बेचा जाता है, कि आप मतलब बहुत जल्दी लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे। लेकिन आपने कभी अगर इसमें ट्रेड किया होगा तो आप समझा होगा, और जिन्होंने ट्रेड नहीं करा वो इसको समझें कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना दिखाया जाता है। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारे मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरीके से ऑप्शंस की वैल्यूज़ डिसाइड होती है। एक ऑप्शन ग्रीक वगैरह होता है, जिसका वीडियो हम कभी बाद में बनाएंगे। उसके बेसिस पे एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं कि ये ऑप्शन की क्या वैल्यू रहनी चाहिए। तो अगर हम वो कैलकुलेशन सही करें और मार्केट भी अप्रॉक्सीमेटली उसी डायरेक्शन में या उसी तरीके से मूव करे, तभी हमें फ़ायदा होगा। अगर हमने कहीं भी किसी कैलकुलेशन में गलती करी तो हमें नुकसान होने की संभावना है। और आपको एक खास बात बताऊँ, ऑप्शंस और फ्यूचर्स दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, तो बहुत जल्दी सारा पैसा खो भी सकते हैं।
इनफैक्ट दे हैव द पावर टू मेक योर अकाउंट जीरो, यानी अब वो उनके पास वो पावर है कि जो 15-20 दिन में ही आपके पूरे अकाउंट को जीरो में बदल दें। इसलिए ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए बहुत संभल के करें और कई चीज़ों का इसमें ध्यान रखें। सिर्फ सिंपली ब्लाइंड मत खेलें, मेरी सलाह तो ये है। बाकी आपका पैसा है, आपकी अपनी मर्जी है। तो ऑप्शंस को हम समझें। ऑप्शंस क्या होता है कि एक्चुअली दे आर बेस्ड ऑन सम अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे निफ्टी पे बेस्ड हुआ, इंडेक्स पे बेस्ड हुआ, या किसी स्टॉक शेयर पे बेस्ड हुआ। इनकी जो होती है वैल्यू उस वहाँ से डिटरमाइन होती है। अब ऑप्शंस में क्या होगा कि दो तरह का ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ये इसको आप एक बंडल की तरह समझिए। कॉल एक तरह का बंडल है जिसमें निफ्टी में मान लीजिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसमें बंडल है जिसमें 75 निफ्टी के शेयर्स हैं। आप इस तरीके से अभी मान के चलिए, हालांकि इसकी कैलकुलेशन अलग तरह से होती है, लेकिन सिंपल आप ये मानिए कि निफ्टी के 75 शेयर्स हैं उस एक बंडल में। एक कॉल का बंडल है, एक पुट का बंडल है। अगर आप कॉल का बंडल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो कॉल आज जिस प्राइस पे, जैसे 10,750 पे आप खरीदते हैं तो 10,800 पे आप बेचते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने पुट का ऑप्शन खरीदा है, पुट का बंडल खरीदा है, तो पुट का मतलब क्या होता है? पुट एक वो बंडल है जिससे अगर आप खरीदते हो तो आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसको आप समझिएगा। अब इसमें एक और चीज़ होती है शॉर्ट्स। कॉल बाइंग नहीं होती, कॉल शॉर्ट्स भी होते हैं। पुट बाइंग होती है और पुट शॉर्ट्स भी होते हैं। कॉल शॉर्ट्स ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और उसको सोच रहे हैं लोअर लेवल पर खरीदेंगे। यानी जब आप कॉल बाय करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब आप कॉल शॉर्ट करते हैं तो आप ये सोचते हैं मार्केट नीचे जाएगा। पुट में भी जस्ट रिवर्स है। पुट बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, और पुट सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। और इसको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग भी बोला जाता है। जो सेलिंग होती है उसको राइटिंग भी बोला जाता है। ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की डेफिनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग पोजीशन अगर देखनी तो कॉल है, शॉर्ट पोजीशन लेनी तो पुट ऑप्शन है। अब वॉलेटिलिटी क्या होता है? ये एक्चुअली परसेंटेज टर्म में डिफाइन होती है कि कितना मूवमेंट हो सकता है। जैसे वॉलेटिलिटी 20%, लेकिन ये श्योर मतलब एग्जैक्ट ऐसे वर्क नहीं करती, लेकिन फिर भी इससे एक अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है। तो जैसे मान ली 20% वॉलेटिलिटी है, तो इसका मतलब ये कि 100 का कोई शेयर है, ₹100 का शेयर, तो 120 तक मूव कर सकता है एक साइड में, दूसरी साइड में 80 तक मूव कर सकता है। और ये होता है वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है बेसिकली ये कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वन स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न होता है उस पर बेस्ड होता है। तो अगर वन स्टैंडर्ड डेविएशन कोई चीज़ मूव कर रही है ना, यानी उसने 68% एरिया कवर किया है। ये एक्चुअली कवर है, उसका सीधा सा मतलब ये होता है 2 आउट ऑफ 3, यानी वन स्टैंडर्ड डेविएशन। हम वॉलेटिलिटी का वन स्टैंडर्ड डेविएशन हम ये मान के चलते हैं कि 3 में से 2 बार जो प्राइस होगा वो 120 से 80 के बीच में रहेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है। अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मानते हैं तो एक लेमन टर्म में आपको समझा देता हूँ, कैलकुलेशन अलग तरह से होती है कि जो स्ट्राइक प्राइस, जो प्राइस का मूवमेंट रहेगा वो 20 में से 19 बार 140 से लेकर 60 के बीच में रहेगा। और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि जो प्राइस होगा वो 160 से लेकर 40 के बीच में रहेगा। आउट ऑफ 370 में से 369 बार ऐसा रहेगा। लेकिन ये ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। अगर आप कभी देखेंगे, ये सिर्फ इसको समझने के लिए कि वॉलेटिलिटी का मूवमेंट क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेशन में लेकर आना है। अगर हम एक बार मान के चलें, वन स्टैंडर्ड डेविएशन हम मान के चलते हैं कि 3 में से 2 बार ये कैलकुलेशन रहेगी, तो हम एक तरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर की जिस वैल्यू पर है उसका अगर मीन हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वहाँ से शेयर कितना मूव करेगा। लेकिन वॉलेटिलिटी भी घटती बढ़ती रहती है। हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बताऊं कि वॉलेटिलिटी है ना, ये इंटरेस्ट नहीं होता। वॉलेटिलिटी को एक सिंपल टर्म है इंटरेस्ट भी मान सकते हैं। जैसे मान ली 20% इंटरेस्ट है, यानी 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये की हो जाएगी 3 में से 2 बार अगर वन स्टैंडर्ड डेविएशन वो मूव करती है। लेकिन क्या होता है, वॉलेटिलिटी डायरेक्शन नहीं बताती। ये 120 भी हो सकती है और 80 भी हो सकती है, लेकिन इंटरेस्ट डायरेक्शन बताता है। ये 120 ही होगा कि 20% घटेगा, 20% बढ़ेगा। और जो ऑप्शन की थ्योरेटिकल प्राइसिंग होती है, थ्योरेटिकल का मतलब ये होता है कि प्राइसिंग है ना 2 तरीके से होती है। कि तो प्रैक्टिकल प्राइसिंग हो सकता है कि प्रैक्टिकल प्राइस अलग हो, लेकिन थ्योरेटिकल प्राइस जो मतलब मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्राइस आनी चाहिए, जो अपन कैलकुलेशन करें उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस आनी है वो थ्योरेटिकल प्राइसिंग हो सकती है। वो कंपाउंडेड होती है कंटिन्यूसली।
इसी से पता चलता है एक्चुअली। ये एक कंसेप्ट है, जो कॉल साइड होती है उसका हमेशा प्रीमियम ज़्यादा हाई होना चाहिए इस कारण से, क्योंकि उसका हमेशा मूवमेंट ज़्यादा होगा। 100 पे मान ली 20% है वॉलेटिलिटी, तो 100 पे 20% का 120, लेकिन 120 पे 20% क्या होगा, 140 को पार कर जाएगा। लेकिन प्रीमियम पुट साइड में क्या होगा, 100 पे 20% अगर रिड्यूस होता है तो इसका मतलब 100 पे 20% रिड्यूस होता है तो 80 है, लेकिन 80 पे 20% रिड्यूस होता है तो ये 64 तक ही पहुंचेगा। यानी 60 तक नहीं, 60 तक पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। तो हमेशा क्या है, पुट साइड का जो वैल्यू कम रहती है। लेकिन ये भी थियोरेटिकल है, ये भी प्रैक्टिकली नहीं होता। एक्चुअली इन्हीं जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में जो डिफरेंस होता है, इसी को इस्तेमाल करके ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। और ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो ओवर पीरियड आपको गेन होगी, जब जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, जैसे जैसे आप कुछ सवाल पूछेंगे, आपको ये अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी क्या ये मॉडल है। जैसे मैं आपको बताऊँगा आज मुझे कैसे फ़ायदा हुआ, जब मैंने इसकी एक कैलकुलेशन करी थी। मैं कल जो ट्रेड था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कल मैं परसों के जो मूवमेंट था जो हमारे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था, उसमें हल्का सा मैं नॉशनल लॉस में आ गया था, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो आज जब मैंने एग्जिट की अपनी स्ट्रेटेजी कैलकुलेट करी थी, तो वो एग्जैक्टली उसी मतलब एक लक भी है, ऐसा हमेशा नहीं होता। एग्जैक्टली उसी पॉइंट में मैं एग्जैक्ट कर गया जो मैंने कैलकुलेट कर रखी थी। अगर मैं उसको कैलकुलेट नहीं करता तो मैं वापस लॉस में, हल्के से नॉशनल लॉस में आ जाता, लेकिन वो ठीक है, चलता है, क्योंकि मैंने हेजिंग भी कर रखी थी, कई चीज़ें कर रखी थी। फोर थियोरेटिकल प्राइसिंग ऑप्शन वॉलेटिलिटी अज्यूम टू बी कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, ठीक है। वॉलेटिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे हम वॉलेटिलिटी अगर कैलकुलेट करेंगे, तो वॉलेटिलिटी तो मैंने बोल दिया 20%, लेकिन 20% का मतलब क्या है एक्चुअली, इसका मतलब ये होता है कि एनुअलाइज वॉलेटिलिटी, यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 रुपये का जो शेयर है वो 120 रुपये का होगा इस साल के अंत तक, एक साल के दौरान। अब आपने देखा होगा ये तो होता नहीं है। अब प्रैक्टिकली तो ये 100 का शेयर 170 पहुंचने में भी देर नहीं लगता और 40 में भी देर नहीं लगता, लेकिन फिर भी वॉलेटिलिटी की एक्चुअली थ्योरेटिकल प्राइसिंग जब हम करेंगे तो उसको इस तरीके से करते हैं। अब इसको स्क्वायर रूट ऑफ कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या होगा, मान लीजिए हम डेली वॉलेटिलिटी चेक करना चाहते हैं कि डेली कितना रुपये का मूवमेंट आएगा। अब मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, 20% उसकी वॉलेटिलिटी है। तो क्या होगा, अगर हम डेली वॉलेटिलिटी चेक करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट है उससे, जो पूरा एक साल है, जैसे पूरे एक साल में कितने दिन होते हैं, कितने दिन ट्रेडिंग होगी, मान लीजिए हम 255-56 दिन ले लेते हैं, तो 256 ले लेते हैं हम फॉर ईजियर कैलकुलेशन। हालांकि इससे कम दिन होता है, शायद 222-23 दिन होता है, लेकिन अभी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं ले लेता हूँ 256 डेज से हम ले लेते हैं। अब 256 डेज का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो होगा 16। अब इस स्क्वायर रूट, ये प्रोपोर्शनल होती है वॉलेटिलिटी, तो क्या हुआ, जो 20% वॉलेटिलिटी उसको 16 से हम डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। यानी इसका मतलब ये है, इस 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 100 हम करेंगे तो लगभग मतलब 2-3 रुपये या 5 रुपये इस तरीके से कुछ निकलना चाहिए, वो निकलेगी वैल्यू। ये इतना मूव करना चाहिए डेली बेसिस पर, यानी 1-1.5 रुपया। एक 1 पॉइंट समथिंग परसेंट निकलेगी, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इतना ही बैठेगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बैठता, है ना। 1-1.5 रुपया मतलब 1.5 रुपीज़ का मूवमेंट आना चाहिए थियोरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। तो ये आप समझिएगा, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये थियोरेटिकली यानी मॉडल बेस्ड है। रियल लाइफ में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर ऑप्शन की प्राइसिंग डिसाइड होती है। तो वॉलेटिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम। अगर आप वीकली करेंगे तो आप वीक क्या 52 होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, तो 52 को अगर आप डिवाइड करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उस केस में 20% को 7 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो वो लगभग थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा बैठेगी, हाँ लगभग 2 पॉइंट समथिंग, यानी वीकली बेसिस पे ये 2.5 या 3 के अराउंड इसका मूवमेंट होना है, यानी पर डे उसका मूवमेंट 1 रुपीज़ के आसपास होगा, लेकिन उसका जो वीकली मूवमेंट होगा 2.5-3 रुपीज़ के आसपास रहेगा, अप एंड डाउन। तो इस तरीके से वॉलेटिलिटी कैलकुलेट की जाती है और उस पर बेस पे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एक कॉन्टैक्ट विद हाई वॉलेटिलिटी ऑन डे टू डे इज़ ऑल्सो लाइकली टू, ये एक्चुअली एक अजम्पशन है,
मतलब जो जनरली देखा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि जिस भी स्टॉक की इंडेक्स की वॉलेटिलिटी डे टू डे बेसिस पे हाई होगी, उसकी वीक टू वीक और मंथ टू मंथ बेसिस पे भी हाई होगी। यानी जो आज वॉलेटाइल ज़्यादा है वो हमेशा वॉलेटिलिटी रहेगी। यानी आप समझ लीजिए जो हमेशा गुस्से में रहता है वो ज़्यादातर गुस्से में ही रहेगा, जो शांत रहता है वो हमेशा शांत ही रहेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक थोड़ा अगर हम लेमेन टर्म में समझना चाहें तो। अब वॉलेटिलिटीज़ कितनी तरह की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वॉलेटिलिटी होती है बेसिकली 4 टाइप्स की हैं, और भी हो सकती हैं टाइप्स, जितनी ज़्यादा रिसर्च करो आप नहीं, लेकिन जो अपने काम की हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स की वॉलेटिलिटी है। एक तो फ्यूचर वॉलेटिलिटी। अब फ्यूचर वॉलेटिलिटी क्या होती है? फ्यूचर वॉलेटिलिटी वो चीज़ होती है जो मतलब वो वॉलेटिलिटी है जो हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में होगी, यानी आज से 10 दिन 15 दिन बाद, कल, या फिर हम सोचें कल। अब आप कहेंगे कि यार फ्यूचर वॉलेटिलिटी कैसे निकालते हैं, तो बोले ये निकालना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इन द सेंस मतलब एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली बेस होती है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पे। यानी अब तक जो हुआ उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आज 25 है, तो अपन अंदाज़ा लगाएंगे हाँ जनरली इसका मूवमेंट 1% 2% होता है, तो 26 हो जाएगी या 24 हो जाएगी या 24 हो जाएगी 26 हो जाएगी, इसका सीधा सा मतलब ये है। तो ये होती है फ्यूचर वॉलेटिलिटी। ये वो वॉलेटिलिटी होती है जिस पर मान लीजिए अगर आज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कल स्टॉक की वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैंने आज जैसे 25 था, मैंने अजम्पशन लगा दिया 26 का, तो ये जो वॉलेटिलिटी जो मैंने 26 लगाई, ये है एक्चुअली फ्यूचर वॉलेटिलिटी। ये हमारा अजम्पशन होता है किसी भी मॉडल में। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो एक्चुअली हो चुका है, दैट इज़ द एक्चुअल हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पास्ट स्टॉक बीच पे। सीजनल वॉलेटिलिटी ये बेसिकली कमोडिटीज़ में होती है, कुछ स्टॉक्स में भी होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं गोदरेज का स्टॉक, जैसे गोदरेज का जो स्टॉक होगा उसकी वॉलेटिलिटी चेंज होती है काफ़ी हद तक, जैसे गर्मियों के टाइम पर, क्योंकि उसमें आप देखिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है। अगर आपने कभी भी स्टॉक को ऑब्जर्व किया हो तो ये जितने भी है ना वोल्टास वगैरह, इन स्टॉक्स पे इस पीरियड में काफ़ी मूवमेंट आता है, स्पेसिफिकली आफ्टर जनवरी पीरियड टू दिस जून जुलाई तक। बट जनरली जो सीजनल वॉलेटिलिटी है वो जनरली कमोडिटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि कमोडिटीज़ का एक्चुअली प्रोडक्शन होता है, तो वो दैट इज़ एक्चुअली कंसनट्रेटेड, जो कि क्या कुछ खास समय में होता है। यानी एक रबी की फसल होती है, जैसे खरीफ की फसल होती है, तो उसमें जो फसल ग्वार में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो उसकी जो फसल का टाइम होता है शायद गर्मियों के आसपास का टाइम रहता है, तो वो जो टाइम रहता है उस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है वैल्यूज़ में। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये ऑप्शंस में काम आती है एक्चुअली। इसको समझने के लिए आपने को ये बाकी 3 वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा समझना जरूरी था, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस था। इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन प्राइसिंग में होती है वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। अब इसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है कि जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो जैसे अभी 25 26 है, तो ये हमें पता है कि 25 वॉलेटिलिटी किसी स्टॉक की, मैं अभी आप समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन आप जब भी कभी स्टॉक्स में जाएंगे या इंडेक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ वॉलेटिलिटी उससे बहुत डिफरेंट है। अब आप 20% के हिसाब से एक जैसे ऑप्शन की प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अब आपने ऑप्शन की प्राइस कैलकुलेट कर ली, जैसे 20% के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो 100 है ना। और हमने मान के चला कि जैसे कि ये जो प्रीमियम है, जैसे निफ्टी का प्रीमियम इस वक्त है कोई 100 के आसपास, मान लीजिए 95 है कॉल साइड में, 90 टू 95 के आसपास है, तो उसको अगर हम देखें तो हाँ, तो हमने निकाला कि 92 है ना। वॉलेटिलिटी है इस वक्त मान लीजिए कि 25%, है ना। लेकिन क्या हुआ कि हमने जब थियोरेटिकल मॉडल डाला तो 20% पे जैसे कि वॉलेटिलिटी होनी चाहिए थी सिर्फ 90, तो अभी क्या है 92 है, यानी थोड़ी हाई है। तो ये हाई क्यों है? इसका मतलब हमने जो वॉलेटिलिटी का एजम्पशन डाला है वो सही नहीं है, तो हम एक और कैलकुलेट करेंगे तो वो 16% हो या 20% कम या ज़्यादा हो जाएगा। उसके हिसाब से आप चूँकि कॉल की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी जो उसकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी हम अगर 20% लगा रहे हैं तो वहाँ वॉलेटिलिटी होनी चाहिए 21% लगभग। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अलग चीज़ है। तो 21% होगी तभी वो उसका प्रीमियम 90 से 92 होगा। जो प्रीमियम है, जो वैल्यू है उसको, प्राइस उसको ख़रीदने की ऑप्शन को, वो 92 होगा। हाँ 90 होगा बेसिकली, और 21% उसकी वॉलेटिलिटी होगी। तो ये जो वॉलेटिलिटी है 21, दैट इज़ बेसिकली द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो कि हम इम्प्लाइड कर रहे हैं किसी भी ऑप्शन की प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए इम्प्लाइड कर रहे हैं। एक्चुअली इसी को ट्रेडर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो ये ट्रेडर्स हैं
जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आर्बिट्रेज आपने एक वर्ड सुना होगा ना, वो इसी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि आपने क्या जो थियोरेटिकल मॉडल है उसके बेसिस पे एक प्राइस निकाली और आपने देखा कि जो आपकी स्क्रीन के सामने जो प्राइसिंग चल रही है वो डिफरेंट चल रही है बहुत ज़्यादा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, मान लीजिए कि आपकी थियोरेटिकल मॉडल में प्राइस दिखा रहा है वो 95, स्क्रीन पे अभी प्राइस चल रही है आपकी 98। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ऑप्शन है इस वक्त ओवर प्राइस्ड है, तो आप सेल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा 3 रुपये का। तो चूँकि बंडल बहुत बड़ा है 75 का, तो आपको बेसिकली 215 और समथिंग रुपये, 235 30 के आसपास का आपको बेनिफिट होगा। तो आप समझे इसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का ये इंपॉर्टेंस है समझने का। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर कम है, अगर मान लीजिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किसी कम है और वॉलेटिलिटी उस स्टॉक की बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसको बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए, क्योंकि सिर्फ इस किसी भी ऑप्शन की प्राइस में ख़रीदने बेचने में सिर्फ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का रोल नहीं होता, बाकी और चीज़ों का भी रोल होता है। आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये आपको दिखाई देगी स्टॉक्स में, शेयर्स में, मतलब जो भी इंडेक्स है NSE BSE पे, उसमें एक जगह लिखा हुआ आईवी लिखा हुआ, शायद थर्ड फोर्थ कॉलम है, बोथ द साइड ऑफ पुट, मतलब कॉल साइड में और पुट साइड में, दोनों साइड में ये कॉलम है। तो वहाँ आपको ये आईवी दिखाई देगा, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वाइल आईवी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द ऑप्शन। जो मैं इसका डिफरेंस बता रहा हूँ कि जो वॉलेटिलिटी है बेसिकली, वॉलेटिलिटी मतलब ये फ्यूचर वॉलेटिलिटी, फ्यूचर जो स्टॉक की फ्यूचर वॉलेटिलिटी है वो एक्चुअली क्या वैल्यू ऑफ द ऑप्शन दिखाती है। यानी मान लीजिए अगर कोई स्टॉक है अभी 100 पे है, तो उसकी 20% वॉलेटिलिटी है, तो यानी 120 का उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आईवी बढ़ेगा। और मतलब और जो स्टॉक है उसका ऑप्शन है उसका प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी वॉलेटिलिटी घट के 18 हो गई, इसका मतलब ये है कि उस जो स्टॉक है उसकी वैल्यू घटनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। अब आईवी क्या होता है, आईवी के बेस पे क्या होता है कि जो स्टॉक का ऑप्शन जो टोटल बना है उसकी प्राइस निकाली जाती है, वो आपको कितने में मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि 3 लाख के शेयर्स आपको अगर 30,000 में मिल रहे हैं, तो उसके लिए जो कैलकुलेशन यूज़ होती है वो यही होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बेस पे आपकी प्राइस डिटरमाइन होती है। अब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैन आल्सो एक्सपेक्टेड टू राइज, और जब मार्केट कम वॉलेटाइल होता है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आल्सो एक्सपेक्टेड टू फॉल। अभी आपने देखा होगा 3 महीने पहले जब मार्च के दौरान ये कोरोना वायरस के कारण जब दुनिया भर के मार्केट गिर रहे थे तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो गई थी, तब आईवी बहुत हाई हो गया था, लगभग 85-100 इस तरीके से पहुँच गए थे सारे, है ना। और जब अब चूँकि वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो गई है तो आईवी भी काफ़ी घटा है पहले से। आईवी ऑफ लॉन्ग टर्म ऑप्शन टेंड टू राइज लेस देन द, आप इसमें एक्चुअली जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको इंडेक्स ऑप्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इंडेक्स ऑप्शन आपको मंथली में मिलेंगे और वीकली में मिलेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे तो आईवी जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं उनकी क्या है कि जो आईवी है ना वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे घटती है, ये रहता है। देन द वीकली जो ऑप्शन है उसकी अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो मंथली आईवी है वो थोड़ी ज़्यादा है ना, वो मतलब उसकी कंपैरेटिव वैल्यू कम है rather than द वीकली आईवी से, जो हफ्ते की एक्सपायरी है जो कि उसको कहते हैं। अब आईवी का यूज़ कैसे होता है, जो अब तक हमने आईवी को समझने की कोशिश करी है, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, आराम से कमेंट कीजिए, पूछिए, और आई विल ट्राई टू आंसर। मैं उन सबके जवाब देने की कोशिश पूरी करूँगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आईवी यूज़ कैसे होता है ट्रेडिंग के, तो असल में क्या होता है कि जब हम जो लेमैन पर्सन है, मैं आप जैसे रिटेल पर्सन जनरली क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू इस बात पे डिपेंड पता लगाते हैं वो कितना महंगा है सस्ता है। मान लीजिए कि 95 का कॉल है, वो मिल रहा है 3,000 रुपये पे, है ना। एक 100 का कॉल है, 100 का कॉल है, वो मिल रहा है हमें 2,000 रुपये पे, तो हम क्या कहेंगे जो 100 का कॉल है वो बहुत सस्ता है, वाह वाह। यानी हमें क्या होता है, अगर 95 पे हम कॉल ले रहे थे, मान लीजिए कि अगर निफ्टी का एक तरह से हम कॉल लेते हैं मान लीजिए, तो हमें क्या कितने रुपए देने पड़ेंगे, 75 के, चूँकि उसमें स्टॉक्स एक तरह के स्टॉक समझिए जो होते हैं, तो लगभग हमें 2100 समथिंग देना पड़ेंगे। अगर आप 95 से अंदाजा मतलब उससे 75 से अंदाज़ा लगाएं,
अगर सॉरी 300 का बताया था ना मैंने, 3000 का बताया था, हाँ तो थोड़ी ज़्यादा नहीं, सॉरी ये 21,000 के समथिंग हमें पे करना पड़ेगा। 2,10,000 कितना है यार, 300 इंटू 75, 7,500, हाँ सॉरी 300 का, अगर मान लीजिए 300 का है वो, उसकी वैल्यू 300 है, तो 75 स्टॉक्स हमें करने के लिए 21,000 पे करना पड़ेगा, है ना। और जो 100 का कॉल है उसको एक्चुअली अगर हम खरीद रहे हैं, वो जो 200 का है, 100 का कॉल अगर 200 का है, तो उसमें 75 खरीदने के लिए हमें लगभग 15,000 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे, है ना। तो अब हमने सोचा कि जो 100 का कॉल, चूँकि हमें उसको सिर्फ 15,000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, लेकिन 95 का कॉल के लिए हमें 21,000 से ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो सीधा सा मतलब ये है कि जो हमें 15 का कॉल है वो सस्ता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा आईवी किसकी ज़्यादा है। अगर मान लीजिए जो 95 का कॉल है उसकी आईवी 10% है, लेकिन जो 100 का कॉल है उसकी आईवी है 15%, तो इसका मतलब ये है कि जो ये 100 का कॉल है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है रेदर देन कि 95 के कॉल से। अब आप समझिए कि कौन सा ज़्यादा महंगा हुआ, सबसे ज़्यादा महंगा पड़ा आपको 100 का कॉल आईवी के हिसाब से। अब एक्चुअली ट्रेडर क्या करेंगे, इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे और वो कहेंगे कि जो 100 का कॉल है इसको बेच दिया जाए, तो प्रॉफिटेबल है। लेमन टर्म में हम समझ सकते हैं इस तरीके से निकलेगी, लेकिन नहीं, इसमें एक और कैच है। इसमें हमें ये कैच देखना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी किसकी कितनी है। अगर मान लीजिए वॉलेटिलिटी उस स्टॉक की अगर 8% है, तो ये 10% का जो 95 का कॉल था और जो 100 का कॉल था जो कि 15% पर था, ये दोनों ही वॉलेटिलिटी जो 8% है उससे हाई है। इसका मतलब ये बोथ जो 95 का कॉल ऑप्शन है और 100 का कॉल ऑप्शन है, ये दोनों ओवर प्राइस्ड है। आप समझे, ओवर प्राइस्ड है, तो इसमें शॉर्ट करने में फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, लेकिन एक और चीज़, अब इसमें सिर्फ ये इतनी कैलकुलेशन नहीं है, इसमें डेल्टा, थीटा, गामा ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है। कम से कम थीटा और डेल्टा तो कैलकुलेट करना ही चाहिए, बिना अगर उसका आप कोशिश करेंगे तो आप पक्का लॉस में चले जाएंगे। मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, देखो मैं मना नहीं कर रहा, कोई स्ट्रेटेजी होती है, कुछ और भी स्ट्रेटेजी, लेमन स्ट्रेटेजीज होती है जो काम करती हैं, लेकिन वो बाय एंड लार्ज ये देखा गया कि जो इन सबको ध्यान में रख कर नहीं चलते उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो मैं क्वेश्चन दिया था कि क्या उसको 100 का कॉल सेल करना चाहिए क्योंकि 100 का कॉल मोर एक्सपेंसिव दिखाया आईवी पे रेदर देन 95 पे, ऐसा नहीं, हमें वॉलेटिलिटी भी देखनी पड़ेगी। अगर वॉलेटिलिटी अगर कम है तो इसका मतलब ये कि दोनों ही ऑप्शन महंगे हैं। जो वॉलेटिलिटी बेसिकली फ्यूचर वॉलेटिलिटी इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको जो हम मॉडल का कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हम कल के लिए करेंगे, तो अगर आज जो वॉलेटिलिटी हम उस मॉडल में डालेंगे वो हम यही सोच के डालेंगे कल क्या हो सकती है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन हम फ्यूचर वॉलेटिलिटी ही डाल रहे हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी का जो मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअली वैल्यू ऑफ द स्टॉक जो अगर हमें जाननी हो तो वो फ्यूचर वॉलेटिलिटी से पता चलती है। और जो अगर हम उसकी प्राइस ऑफ द ऑप्शन अगर हमें सही जाननी हो कि ये सही है या गलत है, मतलब ये एग्जैक्ट है, ये कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए आईवी का यूज़ करना पड़ता है। ये थ्योरेटिकल मॉडल एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टॉक्स, ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को ढूंढने के लिए जिनके ओवर प्राइस या अंडर प्राइस है, ताकि उनको ख़रीदा जा सके टाइम पर और पैसे बनाए जा सकें। जो एक ऑप्शन जिसकी हाई वैल्यू है लेकिन उसकी प्राइस कम है उसको हमेशा ख़रीदना चाहिए। एक ऑप्शन जिसकी लो वैल्यू है उसकी हाई प्राइस है उसको हमें सेल करना चाहिए, तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट ये एक अजम्पशन है। और भी चीज़ों पे मैंने जैसे आपको अभी बता रहा हूँ, ये थीटा, गामा वगैरह ऑप्शन की इसका काफ़ी यूज़ होता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होनी चाहिए। जैसे मैं आज आपको बता रहा था, मैं क्या कर रहा था कि मैंने एक ट्रेड लिया था जो था जो जिसमें मैंने पुट बाय किया हुआ था, ये अराउंड किया था 10,800 के अप्रॉक्सीमेट किया था। तो मैंने उसकी कैलकुलेशन लगाई थी कि मैंने पहले क्या करा था कि उसको सेल आउट करने के लिए जो मैंने वैल्यू डाली थी वो 125 के आसपास डाली थी कि ये जब इसका प्रीमियम 125 होगा तब मैं सेल कर दूंगा। लेकिन जब वो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, है ना, और मेरी वैल्यू को अप्रोच कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि इसका जो डेल्टा है वो उससे कम है जो मैं सोच रहा था, यानी 125 नहीं जाएगा। मैंने थोड़ी कैलकुलेशन करी और मुझे लगा 115 के आसपास रहेगा,
है ना। मैं इसलिए उससे 1-2 रुपये और कम लगा के 114 पे लगाया कि नहीं 125 को चेंज करो 114 पे करो। तो और ख़ास बात ये थी कि जो मार्केट था वो जब 10,713 के आसपास आया था, तब ये ऑप्शंस की ये वैल्यू आ गई थी और मैं एग्जिट कर गया था। एग्जैक्टली मेरी कैलकुलेशन वहीं तक थी। मैंने एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट किया था क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा था कि अगर ये 10,750 को तोड़ेगा तो 10,709 के आसपास आएगा, जो मेरी कैलकुलेशन थी लॉन्ग टर्म कि ये इसको करना चाहिए। उस 10,709 पर जो ऑप्शन का जो उस वक्त डेल्टा चल रहा था और जो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी थी कि ये 114 के आसपास बैठना 115 के आसपास बैठना चाहिए, और मैंने 114 पे अपना एग्जिट पॉइंट लगा दिया था, और जो कि एग्जैक्टली में मतलब मुझे फ़ायदा कर गया। अगर मैं 125 ही रखता तो मुझे उतना फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कभी कैलकुलेशन करें तो उसमें कई सारी ऑप्शन में कभी भी ट्रेड करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ एक सिंपल बाय और सेल स्ट्रेटजी से आप ऑप्शन में पैसे कमाने के चांसेस बहुत बहुत रेयर हैं। अब एक स्ट्रैटेजी, अब मैंने आपको इतना सारा नॉलेज दे दिया ऑप्शंस की, मैंने कोशिश करी आपको बताने की। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। लॉन्ग स्ट्रैटल स्ट्रैटेजी है, ये एक्चुअली तब यूज़ होती है जब हाई वॉलेटिलिटी हो। सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि हाई वॉलेटिलिटी है। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी का जो मोमेंट है वो आप कहते हैं मिड सेगमेंट का है। मतलब वॉलेटिलिटी इस वक्त ना तो बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। क्या होता है कि जनरली जो अभी की वॉलेटिलिटी इंडेक्स वगैरह में वो 15 के आसपास होनी चाहिए नॉर्मल टाइम में, ऐसा रहता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो 30 के आसपास रहती है, 35-40 तक रहती है, लेकिन अभी शायद 25-26 के आसपास है, तो ये मिड सेगमेंट में है। तो अभी अगर आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना चाहें तो थोड़ा समझ के कीजिएगा, लेकिन हम अभी भी ये फ़ायदेमंद हो सकती है, ऐसा बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकती है। इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैटल में हम हमेशा जो स्ट्राइक प्राइस होती है, जैसे आज है 10,750, इसके पास की ही ऑप्शन को इसके पास के ऑप्शन को खरीदते हैं, मतलब कॉल के ऑप्शन को खरीदना है और पुट के ऑप्शन को खरीदना है। दोनों साइड में कॉल और पुट का ऑप्शन नहीं खरीदा जाता है एट द स्ट्राइक प्राइस। जनरली एट द स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं जैसे कि 10,750, लेकिन जो आप अगर आज NSE का मतलब निफ्टी इंडेक्स देखेंगे तो 10,750 पे अगर आपको क्या खरीदनी कॉल खरीदनी है तो आपको खरीदनी है 10,800 की, और अगर आपको पुट खरीदनी है तो वो खरीदनी है 10,700 की, क्योंकि 10,750 पे क्या है कि जो कॉल की वैल्यू 119 है, प्राइस है जो, तो 119 को अगर 75 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको, मतलब मैं मिनिमम स्टॉक बता रहा हूँ छोटा से छोटा, तो 8,992 का लगभग वो पड़ेगा। जबकि आप उसका जस्ट एक ऊपर का स्ट्राइक प्राइस का वो खरीदते हैं, यानी 10,800 का स्ट्राइक प्राइस का अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो वो आपको पड़ेगा लगभग 6,971 का। तो सीधे सीधे से जो ये गैप है ये लगभग 2,000 का है। तो 10,750 का 750 स्ट्राइक पे कॉल खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही पुट जो बाइंग करेंगे वो आप 10,700 की बाइंग करेंगे, सॉरी 10,750 की बाय करेंगे। उसमें क्या होगा कि वो कॉल है आपको 97.50 की पड़ेगी, लगभग 7,312 की, तो उसका जो टोटल अमाउंट रहेगा वो लगभग 14,000 रहेगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपने दोनों साइड की कॉल भी खरीद, एक साइड की कॉल खरीदी, एक साइड की पुट खरीद ली। अब इसका ब्रेक इवन पॉइंट देखना पड़ेगा। इसका ब्रेक इवन पॉइंट लगभग शायद जो कॉल साइड में, पुट साइड में आपको तब फ़ायदा होगा जब वो जो NSE इंडेक्स है, मतलब निफ्टी है, वो 10,600 पहुँचेगा, तो आपको लगभग 750 का या 1,000 का अप्रॉक्सीमेट फ़ायदा हो जाएगा। लमसम बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन मान लीजिए आपको मार्केट नीचे की तरफ ऊपर जाता है, तो ऊपर अगर ये आएगा तो ये लगभग 2-3 पॉइंट, मतलब 10,750 पे, तो 10,950 पे जब ये रहेगा तब आपको लगभग यही एक कॉल एक ऑप्शन बाय करने, पुट ऑप्शन बाय करने पे आपको लगभग 750 के आसपास का फ़ायदा रहेगा। यानी कि अगर ये मार्केट मान लीजिए 10,950 से 10 को या तो क्रॉस तक पहुँचे या उसको क्रॉस कर दे, या नीचे की तरफ 10,600 या उसको क्रॉस कर दे,
मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा चला है तो आपको फ़ायदा होगा, इससे कम पे आपको नुकसान हो सकता है। अब खास बात ये है कि चूँकि ये कॉल स्ट्रेटजी है, मतलब बाइंग स्ट्रेटजी है, इसमें आपके जो रिस्क है वो सिर्फ उतना ही है जितना आपने प्रीमियम पे किया, यानी 14,000 रुपये का। तो हम जो इसके लिए फाइनेंशियल टर्म में वर्ड यूज़ करते हैं वो ये है कि लिमिटेड रिस्क है। बट अगर मान लीजिए ये या तो ये जो NSE इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स है, ये अगर मान लीजिए जंप ले लेता है और 11,000 पहुंच जाता है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, लगभग 3 से 4 5 हज़ार रुपये तक का एक कॉल, एक पुट बाय करने पर। या 10,600 से नीचे 10,000 की तरफ मूव करता है, जो कि भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसी बात नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब मेरा व्यूज़ में सुन लीजिए। हम अगर आपने ध्यान दिया हो मेरे पिछले वीडियोस में, तो मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि 10,840 पर अप साइड में रेजिस्टेंस है ना, और नीचे 10,600 पर सपोर्ट है। और मार्केट के इसमें घूमने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी मार्केट इसमें नया नया एंटर करा है ना। और अभी ऐसा कोई भी मुझे इंडिकेशन नहीं मिला है कि डेली जो मैं आपके डेली एनालिसिस का वीडियो डालता हूँ कि ये मार्केट इसको क्रॉस करेगा, है ना। 10,840 को अपसाइड में क्रॉस करेगा, 10,600 को नीचे की तरफ से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। इसलिए जो ये लॉन्ग स्ट्रेटजी है वो इस वक्त यूज ना करी जाए तो बेहतर रहेगा। इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहता है ना फ़ायदा होने की। ऑप्शन में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑप्शंस की क्या होती है कि वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज़ होती रहती है। यानी अगर मान लीजिए आप आज अगर आप 10,700 का कोई ऑप्शन खरीदते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको फ़ायदा हो जाएगा लगभग 5,000 रुपये का, अगर 10,800 पे पहुँच जाता तो, है ना। लेकिन कल अगर ये आज आप 10,800 पे नहीं पहुँचा, मान लीजिए किसी भी कारण से नहीं पहुँचा, या ये मान लीजिए 700 से भी नीचे चला गया, और लेकिन आज मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर आज मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो 10,800 पे पहुँचने पर भी आपको 5,000 का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक दिन बीत चुका है और जो थीटा के कारण जो प्रीमियम में है वो डीके आ चुका है। यानी आज जो आपको फ़ायदा होगा, जो मतलब मैं सिर्फ समझाने के बता रहा हूँ कि 10,850 के पास रहेगा, यानी और 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपको 5,000 का फ़ायदा रहेगा। तो इसमें ये बहुत नुकसान रहता है। इसलिए कहते हैं कि जो इसमें राइटर्स होते हैं जिन्होंने सेल किया हुआ था, महंगा सेल किया होता है और सस्ता खरीदते हैं, मतलब जो अब पोजीशन कवर करने के लिए आप कोई चीज़ सेल करिए तो आपको वो पोजीशन कवर करने के लिए बाय भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो राइटर्स होते हैं, भले कॉल राइटर हो पोर्ट राइटर हो, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। और आप हमेशा देखेंगे FI DIs है ना, ये ज़्यादातर राइटिंग करते हैं, ये बाइंग नहीं करते। रिटेलर सबसे ज़्यादा बाय करते हैं। लेकिन बाइंग में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। शॉर्ट की जो स्ट्रेटजी होती है, सेलिंग की जो स्ट्रेटजी है, वो बहुत रिस्की स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा। यानी आपको सिर्फ 5,000 पे आपको 55,000 का लॉस हो सकता है, लेकिन बाइंग करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा 5,000 का ही होगा। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। राइटर्स वर्सेस बायर, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि राइटर्स हमेशा प्रॉफिटेबल रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है थीटा के कारण, बेसिकली ये प्रीमियम डीके चलता है। और थोड़ा वॉलेटिलिटी से भी फ़र्क आता है, वॉलेटिलिटी अगर कम हो जाती है उससे भी प्रीमियम डीके हो जाता है। तो ये हमेशा प्रेफरेबल होता है कि आप शॉर्ट करें रेदर देन बाइंग। लेकिन इस शॉर्ट की स्ट्रेटेजी को आप बहुत सोच समझ के यूज कीजिए, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, कोई भी मतलब उसकी कोई भी लिमिट नहीं है जो लॉस हो सकता है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, जो ऑप्शन बाइंग में क्या दीजिए जो है अनलिमिटेड गेन होता है, क्योंकि ऑप्शन कितना भी अगर आपने कोई बाय करा मान लो 700 पे और आप सोच रहे हैं ऊपर चला गया, अगर मान लो कल एक ही दिन में 12,000 चला जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें अनलिमिटेड गेन होता है, लेकिन और इसमें लॉस ज़्यादा कितना है जो आपने ऑप्शन खरीदा है, यानी 5,000 का 10,000 का जो खरीदा उतना होगा। शॉर्ट में क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा 5,000 का, क्योंकि आपने क्या था 5,000 का खरीदा। अब धीरे धीरे डे बेसिस पे जब ऑप्शन की वैल्यू गिरना शुरू होगी तो आपको वो सस्ता होता जाएगा। तो आपने महंगा खरीदा है, महंगा बेचा है और सस्ता खरीदोगे तो आपको उसका डिफरेंस का फ़ायदा होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन अगर मान लो आपको लॉस हो गया, मान लीजिए आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया, तो ये कितना भी मूव कर सकता है। मान लीजिए 700 है, वो कल 8,000 में पहुंच जाए तो आपको कितना अनलिमिटेड लॉस होगा। इसलिए हमेशा स्ट्रेटजी को आप यूज़ करें तो कोशिश करें हैज करें। नेकेड बाइंग या सेलिंग ऑफ ऑप्शन इज़ हमेशा नुकसानदायक है। नेकेड मतलब सिर्फ बाय करना या सिर्फ सेल करना और उसको कहीं भी हैज ना करना, तो ये काफ़ी नुकसानदायक रहता है।
एंड थैंक्स। इसके साथ ही हमारा एक्चुअली ऑप्शंस का एक एजुकेशनल वीडियो शुरू होता है और मैं धीरे धीरे और भी वीडियोज़ डालूँगा। तो आपकी जो भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप उसको पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। आज सबसे लंबा वीडियो आया। थैंक्स।